हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 11th हॉर्नबिल के प्रोन्स सेक्शन के चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसका अर्थ होता है एक महिला का रूप चित्र, जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। जो पोइट हैं इनके खुशवंत सिंह हैं, उनके द्वारा लिखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र। रूप चित्र का मतलब होता है इमेज, पिक्चर, तस्वीर, है ना, एक महिला की तस्वीर। ठीक है, क्लास 11th हॉर्नबिल प्रोस के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर में क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। ये चैप्टर टिका हुआ है दो पात्रों पर, यानी कैरेक्टर्स पर। पहला कैरेक्टर है एक बूढ़ी दादी माँ और दूसरा कैरेक्टर है उसका नन्हा सा पोता। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है। ठीक है, दोनों के विषय में बातें की गई है। पूरा ही चैप्टर उन दोनों के विषय में बताया गया है, दादी माँ और उसके पोते के विषय में। ठीक है, उनका रिलेशन कैसे है, वो किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनमें प्रेम भाव है, वो सब बातें इसमें की गई है। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ताकि आगे वाले जो इसके पार्ट आएंगे उसको आप देख सकें। चलिए, लिख रखा है, आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी। जिस प्रकार से सभी की दादी माँ, सभी बच्चों की दादी माँ होती हैं बूढ़ी, उसी प्रकार से मेरी जो दादी माँ थी वो भी बूढ़ी ही थी। ठीक है, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her, यानी कि वह 20 वर्षों से वैसी ही वृद्ध एवं झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई देती थीं जैसा कि मैं उन्हें जानता था। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये उनका पोता कह रहा है। कौन? ये जो दादी माँ है उनके पोता कह रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her, मैं पिछले 20 वर्ष से, यानी अब वो बड़े हो चुके हैं। अभी वो कैसे हैं, पोता जो है दादी माँ का वो बड़ा है, और बड़ा है उस स्थिति में वो बोल रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her, यानी कि वह 20 वर्षों से वैसी ही वृद्ध यानी बूढ़ी एवं झुर्रियां यानी रिंकल्ड पड़ी हुई दिखाई देती थी जैसा कि मैं उन्हें जानता था। आगे लिख रखा है, पीपल सेड that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said that she had once been young and pretty. Pretty यानी होता है सुंदर, and had even had a husband, but that was hard to believe. Hard यानी कठिन, to believe. Believe यानी होता है विश्वास, यानी कि लोग कहा करते थे कि किसी समय वह युवा थी, यानी उनकी दादी माँ युवा थी और बहुत सुंदर थी, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था, लेकिन ये सब कुछ विश्वास करना मुश्किल ही था। उनका पोता कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं उनको देखता हूँ, जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ कहता है कि शी हैड, ये वाला जो पैराग्राफ है, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her, यानी उनका चेहरा रिंकल्ड से भरा हुआ था, यानी झुर्रियों से भरा हुआ था। उस स्थिति में, यानी उस सिनेरियो में, अब जो पोता है उनका कहता है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड बीन इवन हैड अ हस्बैंड, यानी उनका यहाँ तक कि हस्बैंड भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है कि मैं इस बात पे विश्वास कर सकूं कि वो एक जमाने में सुंदर थी, युवा थी तथा उनका हस्बैंड था। इन बातों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आज जिस प्रकार से जैसी वो दिखती हैं उनकी ग्रैंड मदर, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था उनको। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द mantelpiece in the drawing room. My grandfather's
पोर्ट्रेट हंग अबव दी, हंग मतलब होता है लटकना, है ना, ये हैंग जो है उसकी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेंटल पीस यानी क्या होता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, मेंटल पीस आपने देखा चिमनी होती है ना, चिमनी, जैसे अपन ने सर्दियों के समय में क्या होता है, अंग्रेजों के, जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो टॉम एंड जेरी में आपको पता होगा कि चिमनी जलती रहती थी, ठीक है, और जेरी ऊपर से आता था, जेरी क्योंकि दरवाजा तो बंद रहता था, टॉम अंदर रहता था सर्दी के अंदर, और जेरी अंदर आने के लिए, क्योंकि वो सर्दी में बाहर था, ठीक है, तो वो घर के अंदर घुसने के लिए और ताप लेने के लिए क्या करता था, हीट लेने के लिए क्या करता था, जो ऊपर चिमनी का जो ऊपर जिससे धुआं निकलता है, घर में धुआं नहीं भर जाए इसलिए ऊपर क्या पाइप लगाते थे, तो वहां से घुसकर आता था, ठीक है। तो वहां पर आपने सिनेरियो देखा होगा, चिमनी के ठीक ऊपर एक दीवार बनी होती थी, चिमनी के ठीक ऊपर एक दीवार बनी होती थी जिस पर सजाने, जैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि आपको इमेज में भी देखा होगा, तो आप कुछ भी रख सकते थे वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार का वहां पर क्या था, इसे कहते हैं मेंटल पीस, ठीक है। चिमनी के ऊपर उठी हुई जो दीवार होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मेंटल पीस कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम तो आपको सबको पता है, बैठक स्थल जो होता है अपना, ड्राइंग रूम यानी बैठक स्थल जहां पर सब बैठते हैं। तो यहाँ लिख रखा माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी इस बात को, इस लाइन को आप समझ गए होंगे, क्या लिखा है, मेरे दादाजी का रूप चित्र यानी मेरे दादाजी की तस्वीर स्वागत कक्ष यानी बैठक कक्ष में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटकी हुई थी, यानी चिमनी के ऊपर जो दीवार होती थी वहां लटकी हुई थी। आगे लिख रखा है ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ही वॉर यानी मतलब क्या होता है, वॉर यानी पहनी थी, है ना, पहनना, है ना। ही वॉर अ बिग टर्बन यानी बड़ी टर्बन यानी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग क्लॉथ्स यानी ढीले ढाले कपड़े, लूज फिटिंग यानी क्या होता है, लूज भी है ढीला भी है, फिटिंग भी यानी ढाले, ये ढाले यानी पहने हुए जो पहन सकते हैं, तो ढीले ढाले कपड़े, है ना। तो उस पिक्चर में जो दादाजी की पिक्चर थी, पोर्ट्रेट जो था, उस पिक्चर में दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, है ना, और जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो भी कैसे थे भैया, बहुत ढीले ढाले थे। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. His long यानी उनकी लंबी, white beard यानी क्या होता है, सफेद दाढ़ी, बियर्ड यानी होता है दाढ़ी, कवर्ड यानी क्या होता है, ढकी हुई थी। क्या लिख रखा है, his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, यानी उनकी सफेद दाढ़ी उनके छाती के काफी हिस्से को घेरे हुए थी और वह कम से कम 100 वर्ष की आयु के दिखाई देते थे। यानी कि सबसे पहले तो उन्होंने दादी को देखा और दादी के विषय में जो लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थी, यंग थी, तो उस बात पे तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने दादा की तरफ देखा, तो दादा तो जिंदा नहीं थे लेकिन वो जो उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था उनकी तरफ देखा और उसमें भी जो दादा थे वो भी बहुत उम्र के लग रहे थे, करीबन लिख रखा है 100 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे। तो उनको इस पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उनको लगा कि ये तो बात कुछ जम नहीं रही कि दादी यंग थी और दादाजी तो थे वो उनसे शादी हुई थी, तो इस प्रकार से शादी हुई होगी बूढ़े बूढ़ों की, है ना, जवान तो मुझे लगता नहीं कि कभी होंगे। तो इस प्रकार का उनके दिमाग में चल रहा है, किसके, पोते के मन में। पोता कौन है, दादी का पोता, ठीक है। आगे लिख रखा है ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, है ना, लिख रखा है ही डिड नॉट लुक यानी दिख रहे ना, दिखना, है ना, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ ये एक वर्ड है, ध्यान रखना भाई, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये एक वर्ड होता है सॉर्ट ऑफ, ऐसा नहीं कि सॉर्ट अलग है ऑफ अलग है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मतलब होता है प्रकार का, है ना, द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, यानी कि लिख रखा है वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके की कोई पत्नी और बच्चे होंगे, है ना,
दादाजी के विषय में क्या सोच रहे हैं, जो पोता है वो दादाजी के विषय में क्या सोच रहा है, he did not look the sort of person who would have a wife or children, यानी कि वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिसके की कोई पत्नी और बच्चे होंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, शक्ल मतलब उनकी शक्ल देखकर, उनकी तस्वीर देखकर ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि उनकी भी कोई पत्नी हो सकती है और उन पत्नी के कोई बच्चे भी हो सकते हैं। इस प्रकार की थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. He looked as if he could only have lots and lots, यानी बहुत सारे, ढेर सारे of grandchildren, यानी कि लिख रखा है वह ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उनके बहुत से नाती पोते तथा पोतियां हो सकते हों, यानी वो ऐसे लग सकते थे कि उनके बहुत सारे नाती पोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई उनके कोई बेटा हो या बेटी हो। अब यहाँ पर रुककर अपन सोचें कि नाती पोते कब होते हैं। नाती पोते तब होते हैं जब ग्रैंड जो मदर है और ग्रैंड फादर है उनके कोई सन से डॉटर हो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी बच्चा बुद्धि है तो समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो पोता है वो थोड़ा बच्चा बुद्धि है उसकी, अभी थोड़ा वो छोटा है, अभी ऐसी छोटी बातें कर रहा है वो, यानी अब उसकी जो एज है वो छोटी है ना। स्टार्टिंग में जो दो लाइनें थी ये यहाँ से लेकर माय ग्रैंड, यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक, तो यहाँ तक तो वो सिर्फ थोड़ा सा बातें कर रहा था। अब यहाँ आते आते क्योंकि ऐसी सोच, ऐसा थॉट किसी बड़े का तो हो नहीं सकता, आप भी समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्लैक कर रखा है ना, ब्लैक कर रखा है, मार्क हाईलाइट कर रखा है इस चीज़ को। तो आप यदि बुक खोल रखी है आपने तो यहाँ पर द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी यहाँ पर जो थॉट के विषय में आपसे पूछा जा सकता है कि वो थॉट कौन सा था जो पोता था उसको रिवॉल्ट कर दिया गया, उसको रिवॉल्ट कर दिया जिसने। तो उसका पहले ये लाइन समझ लेते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब कौन सा थॉट था। जहां तक मेरी दादी माँ का सवाल है, उनके युवा तथा सुंदर होने का विचार ही एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था, है ना। मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ जो है वो युवा और सुंदर थी किसी जमाने में, है ना। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कौन सा थॉट था वो जिसने जो ग्रैंड चिल्ड्रन था यानी पोता था उसको रिवॉल्ट कर दिया। तो वो कौन सा था, माई ग्रैंड मदर बी यंग एंड प्रीटी, ये वाला जो लाइन थी इसने जो पोता था उसको रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिवॉल्टिंग मतलब पता चल गया क्या आपको। रिवॉल्टिंग मतलब होता है हलचल यानी अविश्वास होना। रिवॉल्टिंग मतलब कहता है अविश्वास होना, थॉट यानी विचार, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब लगभग, है ना। चलिए, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले अस एज अ चाइल्ड। ध्यान से समझेंगे बातों को। शी ऑफन टोल्ड अस यानी ऑफन मतलब होता है अक्सर, टोल्ड यानी कहा करती थी, अस यानी हमें, ऑफ यानी की, द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी कि लिख रखा है ध्यान से, वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बतलाया करती थी जो वह खेला करती थी जब वह एक छोटी बालिका थी। दादी माँ होता है ना कि कभी कभी मतलब हमेशा ही, कभी कभी क्या वो हमेशा ही हमारे को उन किस्सों कहानियों के विषय में बताती होती हैं कि जो उनके साथ घटित हुई हैं, है ना। बचपन में वो किसके साथ खेलती थी, कैसे खेलती थी, कौन कौन से खेल खेलती थी, है ना, किस प्रकार की चटकोरियाँ करती थी, खेल मतलब गुल्ली डंडा और, है ना, और बहुत सारे खेल होते हैं, सतोलिया, इस प्रकार की चीज़ें कर कर वो बताती थी कि भाई हम ऐसे बचपन में ऐसे खेलते थे। और आजकल तो अपन फ़ोन में इतना बिजी होते हैं, खेल खेलने के मन ही नहीं करता है, ठीक है, तो अपन को थोड़ा कम पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे विलेजेस, गांव हैं जहाँ पर ये आज भी खेले जाते हैं, है ना।
चलिए, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी कि वह अक्सर हमें ये बताया करती थी कि जब वह छोटी थी, जब वह एक छोटी बालिका थी, तो वह कौन कौन सी गेम खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यानी ये बात भी उनको खटक नहीं रही. किसको खटक नहीं रही भैया? ये जो पोता है इसको खटक नहीं रही कि डेट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, यानी वो बात उसको कैसी लगती थी. पहले आप समझ लीजिए, क्वाइट यानी क्या होता है भाई? क्वाइट यानी काफ़ी या निश्चित तौर पर उसको लगता था, काफ़ी हद तक. डेट सीम्ड क्वाइट, सीम्ड यानी होता है लग रहा था, उसको लग रहा था. किसको लग रहा था भाई? जो पोता था उसको काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था. कैसा लग रहा था? आगे लिख रखा है एब्जर्ड. एब्जर्ड जो शब्द है इसको पकड़िए. एब्जर्ड जो शब्द है काफ़ी लग रहा था. एब्जर्ड यानी बेतुका, यानी ऐसे ही कि ऐसे बोलती हैं दादी. जब वो बातें करती थी कि हम ऐसे खेलते थे, ऐसे खेलते थे, और जब वो आज उनको देखता था कि उनसे ढंग से चला भी नहीं जाता है, तो वो उस बात पे विश्वास नहीं कर पाता था कि एक समय ऐसा भी था कि जो दादी माँ थी वो खेलती थी. तो वो थोड़ा विश्वास नहीं होता है ना, क्या ऐसा ही प्रकार का. दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. अनडिग्निफाइड मतलब होता है अशोभनीय, यानी असम्माननीय. असम्माननीय का मतलब होता है आज जिस प्रकार से सब लोग उनका सम्मान करती हैं और जिस प्रकार की वो बातें हमारे को बताती हैं, यानी दादी माँ जिस प्रकार की बातें हमारे को बताती हैं, तो उनकी आज की एज से मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अशोभनीय है या असम्माननीय है, क्योंकि आज दादी माँ की सब क्या करते हैं? सम्मान करते हैं. और दादी माँ जो चीज़ें पहले बताती हैं, मतलब बचपन की बातें बताती है, उनमें दादी माँ की किसी भी प्रकार की सम्मान नहीं होता है. अनडिग्निफाइड यानी डिग्निफाइड नहीं होता है. अनडिग्निफाइड यानी अशोभनीय और डिग्निफाइड यानी शोभनीय. ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा दादी माँ क्या करती हैं? बातें बताती हैं. ठीक है, कि हमारा वो भाई था एक और मेरा दोस्त था, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे मुक्का मारते थे. अगर हम खेल खेलते थे और वो चीटिंग करता था, हम एक दूसरे से लड़ते थे, बोला तूने चीटिंग करी है. इस प्रकार की जो वार्ता जब बातें बताती थी, तो उनको आज के वातावरण से वो थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते थे. ठीक है, तो वही बोलते हैं. तो डेट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड यानी समझना, हम उनको किस प्रकार से समझते थे? इट लाइक द फेबल्स. फेबल्स यानी होता है कथा, यानी छोटी कहानियाँ. फेबल्स यानी होता है कथाओं की तरह. ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, यानी लाइक द फेबल्स, हम छोटी छोटी कथाएं होती हैं उनके माध्यम से समझते थे. यानी वो जो भी बोलती थी हमारे को, दादी माँ जो भी हमारे को सुनाती थी, क्योंकि दादी माँ झूठ नहीं बोलती हैं. ठीक है, दादी माँ तो वो सच जो बता रही है उनके साथ वही बताती हैं, वो तो कोई कथा थोड़ी ना सुना रही हैं. लेकिन उनके जो बच्चे जिनको वो सुना रही हैं, उनको वो बच्चे किस प्रकार से समझते थे? कथाओं के माध्यम से समझते थे, यानी कथा की तरह समझते थे कि कोई कथा सुना रही है. लेकिन वो तो वास्तविकता थी, है ना, वो तो लाइफ एक्सपीरियंस था दादी माँ का, यानी ग्रैंड मदर का. तो वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, यानी वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कहता है कि हम इसे किस प्रकार से समझते थे, यानी हम इसे किस प्रकार से ट्रीट करते थे? लाइक द फेबल्स. किसकी तरह? छोटी कथाओं की तरह. ठीक है, छोटी कहानियों की तरह. अच्छा, ये कहानियाँ किसके विषय में होती थी? आगे वाली लाइन कहती है कि ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. प्रॉफिट्स यानी होते भविष्यवक्ता, सिद्ध पुरुष, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद. ठीक है, ये सारे के सारे कौन हैं? जीसस क्राइस्ट. ठीक है, चैतन्य महाप्रभु. ये मतलब बहुत सारे नाम्स कह सकते हैं अपन. ये सारे के सारे कौन है भाई? सिद्ध पुरुष हैं, भविष्यवक्ता हैं. ठीक है, तो जो भविष्यवक्ता की जो कहानियाँ होती हैं उनकी तरह समझते थे. कौन? जो इनके पोते थे. बात क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े. यस, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट. क्या भाई? सॉरी, अंडरलाइन करना भूल गए. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट. मतलब शी हैड ऑलवेज, यानी वह हमेशा बीन शॉर्ट एंड फेट. शॉर्ट मतलब होता है शॉर्ट एंड फेट यानी छोटा. मतलब आप समझिए, वह हमेशा से छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई थी. शी हैड ऑलवेज, वह हमेशा से ही बीन शॉर्ट यानी छोटी सी, एंड फेट यानी मोटी सी, एंड स्लाइटली यानी थोड़ी सी,
बेंट यानी झुकी हुई थी। बात क्लियर हो रही है क्या? सिंपल से समझना है, कोई हार्ड नहीं है, इंग्लिश है, बढ़िया मजे लेकर समझो क्योंकि एक लैंग्वेज है ये। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है भाई? आड़ा तिरछा। रिंकल्स यानी मैंने आपको बता दिया झुकाव, रनिंग यानी दौड़ता हुआ, वैसे रनिंग का मतलब यहाँ कुछ और है, मैं आपको समझाता हूँ। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी कि उनकी क्रियाओं के रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा सा तथा असम्मानी नहीं था। उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था। उनका जो चेहरा था, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी हर जगह से वो कैसा था? आड़ा तिरछा रिंकल से भरा हुआ था, यानी झुर्रियों से भरा हुआ था। आपने देखा होगा अपनी दादी माँ को, है ना? तो दादी माँ के कैसे होते हैं? रिंकल्स से होते हैं। रिंकल्स यानी झुर्रियाँ से निकली होती हैं। तो वो थोड़ा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा है किसका? पर्सनैलिटी का। किसकी? ग्रैंड मदर की। ठीक है, चलिए। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी नो नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हमें उनको जानते थे, है ना? उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नो वी वर सर्टेन यानी निश्चित, हमें बिल्कुल पता है। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं वह वैसी पहले से ही थी, है ना? जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं, जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं, वह हमेशा से ही ऐसी ही थी। किसे लग रहा था ऐसे? जो उनका ग्रैंड चिल्ड्रन था, यानी उनका पोता था ग्रैंड मदर का, उनको क्या लग रहा था कि नहीं, उनके पीछे वाले जो उन्होंने बताया उनकी सारी कहानियाँ ग्रैंड मदर ने, कि वो ऐसे दिखती थी, खेलती थी, कूदती थी, तो उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने फाइनल जवाब क्या दिया? नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास है कि वो जैसा कि आज दिखती हैं वो पहले भी ऐसी ही थी। बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। बातों को समझना। ओल्ड यानी वृद्ध, सो टेरेबली यानी भयानक, ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन यानी बढ़ना, ओल्डर एंड हैड स्टेयर्ड यानी रुका हुआ, एट द सेम एज यानी उसी एज में, फॉर 20 years यानी 20 सालों के लिए। बातों को समझेंगे तो यहाँ लिख रखा है वृद्ध, इतनी भयानक रूप से वृद्ध कि वह उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी और पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। यानी कि पिछले 20 वर्षों से, जैसे मैंने 20 वर्ष पहले उन्हें देखा था, वैसे ही जब मैं आज उन्हें देखता हूँ 20 वर्ष बाद, तो वह उसी तरह दिखती हैं जैसे वो 20 वर्ष पहले दिखती थी। तो ऐसा हो सकता है कि मैं जब पैदा भी नहीं हुआ हूँ तब भी वो ऐसी दिखती हूँ, है ना? तो इस प्रकार से वो मतलब उदाहरण देके समझा रहे हैं। जो ऊपर वाली लाइन है, क्या कि नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं वैसे ही वे हमेशा से थी। और इसका वो उदाहरण क्या देते हैं? क्योंकि ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर एंड हैड स्टेयर्ड एट द सेम एज फॉर 20 years। क्योंकि जैसा कि मैंने उनको 20 साल पहले देखा था वैसे ही मैं 20 साल बाद देखता हूँ तो वो वैसे ही दिखती हैं, है ना? वैसे ही दिखती हैं। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं पैदा नहीं हुआ हूँ तो उससे पहले भी वो वैसे ही दिखती हों। तो इस प्रकार से वो एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो आप और मैं सब जानते ही हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, है ना? क्या लिख रखा है? वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी लेकिन वह सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी। क्या लिख रखा है?
शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, क्योंकि आज भी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी वो हमेशा से सुंदर यानी आकर्षक दिखाई देते थे। आकर्षक यानी अपनी नज़रों, यानी जब भी उन्हें देखता था वो आकर्षक हो जाता था। आकर्षक यानी उनकी सादगी से आकर्षक हो जाता था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गहने पहन रखे थे या फिर कोई मेकअप कर रखा था, नहीं। आकर्षक यानी उनकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, उसको देखकर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा वो बताएंगे कि किस प्रकार से वो क्या क्या वो सादगी यानी कौन कौन सी चीज़ें, दादी माँ की कौन कौन सी चीज़ें लोगों को आकर्षक करती थी। आगे वाली लाइनें बताएंगी कि शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड ही अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। चलिए वापिस से देखते हैं क्या बोल रही है लाइन। शी होवर्ड अबाउट, होवर्ड मतलब क्या होता है साहब? अब आप पूछेंगे होवर्ड मतलब क्या होता है साहब, तो मैं बताऊंगा होवर्ड मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। होवर्ड मतलब क्या होता है भाई? लंगड़ा कर चलना। तो शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस यानी होता है बिना दाग के, स्पॉट यानी दाग, लेस यानी बिना, तो बिना दाग के वाइट यानी सफ़ेद, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी रेस्टिंग यानी आराम से, हैंड वन हैंड में, रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट यानी उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पर यानी कमर पर बहुत ही बैलेंस थी, लिखा है वेस्ट टू बैलेंस यानी बहुत अच्छी तरीके से संतुलित रखा रहता था। हर स्टूप, स्टूप मतलब होता है झुकाव, उनके शरीर का जो झुकाव था वो झुकी हुई थी। हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, यानी कि द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, रोजरी यानी माला, बीड्स यानी माला में जो मोती लगे रहते हैं वो सब, है ना, जिस प्रकार से आपको इमेज भी दिख रही होगी। हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, मतलब वे बिल्कुल सफ़ेद बिना दाग धब्बों के कपड़े पहने हुए, अपना एक हाथ अपनी झुकती हुई कमर को संभालते हुए कमर पर रखे हुए तथा दूसरा हाथ यानी दूसरे हाथ में पूजा यानी भजन करने की माला फेरते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थीं। यानी वो बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ कैसी थीं, वो जो कपड़े पहनती थी वो कैसे पहनती थी, बिल्कुल लिख रखा है शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, यानी को बिल्कुल बिना दाग के कपड़े पहनती थी। उनका एक हाथ उनकी झुकते हुए शरीर की जो उनकी कमर थी उनके उस पर रखा रहता था, और उनका जो दूसरा हाथ था वो उनकी जो रोजरी थी, रोजरी यानी जो माला थी वो उससे पकड़ी रहती थी। दूसरे हाथ से उनकी रोजरी, उनकी दूसरे हाथ में उनकी रोजरी हुआ करती थी जिनसे वो निरंतर प्रेयर करती रहती थी, है ना, टेलिंग यानी प्रेयर गाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पाल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। बातों को समझेंगे। लिख रखा है हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर यानी क्या होता है भाई? सिल्वर यानी चांदी जैसा, है ना, या सिल्वर मतलब सिल्वर नहीं है, सिल्वर मतलब चांदी जैसा रंग, कलर जो होता है ना सिल्वर का, आपने देखा हो तो यहाँ लिख रखा है हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी होता है ताले, है ना, ताले होते हैं क्या? नहीं सर, ताला नहीं है यहाँ पर। लॉक्स मतलब होता है चोटी, बालों की जो चोटी होती है ना वो स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई थी, अनटाइडली यानी अव्यवस्थित, अशुद्ध तरीके से। टाइडली यानी होता है शुद्ध, साफ, व्यवस्थित। टाइडली यानी होता है व्यवस्थित और अनटाइडली यानी अव्यवस्थित। ओवर हर पाल यानी पीला, पकड़ यानी क्या होता है भाई? झुर्रियों वाला फेस, है ना, पाल यानी पीला, पकड़ पीला और झुर्रीदार फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली यानी उनके जो होठ थे कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, यानी उनके जो लिप्स थे वो निरंतर यानी लगातार, इनऑडिबल यानी ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती, अस्पष्ट आवाज़, ऑडिबल यानी स्पष्ट आवाज़ और इनऑडिबल यानी कोई बोल तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, यानी ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, तो वो इनऑडिबल होती है। तो उनकी जो दादी माँ थी अपने लिप्स से निरंतर क्या करती रहती थी? अस्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ प्रेयर गाती रहती थी, है ना, भगवान का नाम लेती रहती थी। यानी उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर
फैले रहते थे और उनके होठ सदैव ही यानी निरंतर अस्पष्ट बोली में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे लिख रखा है यस शी वॉज ब्यूटिफुल, यानी कि हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। बातों को समझेंगे। अब वो यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। वह अब जो उनके पोते हैं, जो उनका पोता है, वो उनकी सुंदरता का एक एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि उनकी सुंदरता कोई हीरोइन की तरह नहीं थी। जिस प्रकार से एक हीरोइन मेकअप करके सुंदर दिखती है ना, उस प्रकार से नहीं। उनकी सुंदरता कैसी थी? शी वॉज लाइक द विंटर, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन, यानी कि हाँ वह बहुत सुंदर थी। वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर यानी चित्र के समान थी। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो बिल्कुल ही शांत और ठंडे मौसम में जिस प्रकार से एक ठंडा वातावरण में एक लैंडस्केप यानी ऐसा चित्र जो पहाड़ियों और उसका होता है, तो उसकी तरह शांत बिल्कुल रहती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट। एक्सपेंस यानी होता है फैलाव। एक्सपेंस यानी क्या होता है भाई? विस्तार या फैलाव। किसका विस्तार? ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। प्योर ऑफ प्योर यानी शुद्ध, वाइट यानी श्वेत, सेरेनिटी यानी शांति का फैलाव। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी कौन बताएगा? चलिए बताइए। कंटेंटमेंट यानी संतोष, ठीक है, सेटिस्फिकेशन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है हाँ वह बहुत सुंदर थी। वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम यानी सर्दी के मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। यानी उनको देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल पवित्र हैं और वो पवित्रता और शांति का विस्तार है। यानी जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो हमें शांति और शुद्धता का अनुभव होता है। इस प्रकार से जो उनके पोता है वो कह रहे हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब इस लाइन का मतलब है कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। बहुत सरल लाइन है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी मैं और मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, लिख रखा है माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। बातें कहाँ आ रही है? कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, यानी कि मेरे माता पिता ने जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे मुझे उनके साथ छोड़ दिया था और तब से हम निरंतर साथ साथ रह रहे हैं, है ना। उनके जो माता पिता हैं, यानी जो पोता है उसके जो माता पिता हैं, वे शहर के लिए निकल गए थे, सिटी के लिए निकल गए थे। सिटी में उनको घर बनाना होगा, ठीक है, घर ढूंढने के लिए वो निकल गए और घर ढूंढने तक के समय के लिए उन्होंने अपना जो बेटा था यानी पोता था उसको अपनी दादी माँ के घर छोड़ दिया। तो वो पोता कह रहा है कि तब से लेकर अभी तक हम निरंतर एक साथ ही हैं, ठीक है। लिख रखा माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन, यानी कब? व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब उन्होंने यहाँ को छोड़ा और सिटी की ओर गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और जब से हम निरंतर एक साथ हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। मतलब लिख रखा है शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। बहुत सरल लाइन है। वह मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती थी। बहुत सरल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख रखा है शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। बातों को समझेंगे। क्या लिख रखा है? लिख रखा है she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart।
यानी कि वह एक उबाऊ गाना सा गाने की शैली में अपने प्रातःकालीन भजन गाया करती थी, यानी अपने सुबह के भजन गाया करती थी। कैसी कैसी आवाज़ में? शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस, यानी उबाऊ, यानी ऐसी आवाज़ जिसमें ऊब जाता है इंसान, है ना, उबासी आने लग जाती है, ऐसी आवाज़। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड, है ना, भजन गाया करती थी जिस समय कि वह मुझे इस आशा के साथ नहलाती थी तथा कपड़े पहनाती थी कि मैं उनके भजनों को, यानी उनके गीतों को जो वो गा रही हैं को ध्यान से सुनूंगा और उनको कंठस्थ कर लूँगा, है ना। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। यानी कि जब मेरी दादी माँ मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो उस समय वो क्या करती थी? गाना गाती थी, प्रेयर गाती थी, गीत गाती थी, और वो इस प्रकार से गाती थी कि वो मुझे कंठस्थ हो जाए, यानी कंठस्थ यानी याद हो जाए। आई लिसन बिकॉज, तो आगे जो जवाब दे रहे हैं जो पोता है वो कह रहा है आई लिसन बिकॉज, यानी मैं उनको सुनता था जो वो गाती थी, यानी वो जो गीत गाती थी उनके विषय में। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। बॉदर्ड यानी क्या होता है? बॉदर्ड यानी कौन बताएगा साहब? चिंता, है ना। बॉदर्ड यानी होती चिंता, ठीक है। आई लिसन बिकॉज, मैं इसलिए सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं इस बात की कभी भी चिंता नहीं करता था। नेवर यानी होता है कभी भी चिंता नहीं करता था, कभी नहीं चिंता करता था कि मैं उनको कंठस्थ करूं, यानी उनको याद करूं। मैं उन गीतों को इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी माँ की आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी, ठीक है। लिख रखा है देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। बातों को समझेंगे। लिख रखा है then she would fetch my wooden, fetch मतलब कौन बताएगा? fetch मतलब होता है लाना, है ना। देन फिर वह, मतलब नहाने निलाने का काम हो गया, है ना, गाना वाना सब हो गया, ड्रेस भी पहना दी, ठीक है। देन शी वुड, फिर उसके बाद वह फैच यानी लाया करती थी क्या? माई वुडन स्लेट, मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी उसको लाया करती थी, जिसको विच यानी जिसको वह, यानी शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वह पहले से ही धोकर रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और उसको पीली चौक से प्लास्टर्ड करके रखती थी, है ना। एंड और टीनी अर्थेन इंक पॉट, एक छोटी सी अर्थेन इंक पॉट को लाया करती थी। अर्थेन इंक पॉट का मतलब क्या होता है भाई? मतलब अर्थेन यानी मिट्टी की बनी हुई, है ना, मिट्टी की बनी का एक पॉट होती है, उसको कहते हैं अपन अर्थेन इंक पॉट। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन, और इन सारी चीज़ों को, मतलब स्लेट को और इंक पॉट को और रेड पेन, इन सारी चीज़ों को वो टाई यानी बांधना, देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, यानी उन सबको बांधती थी वो टाई, एंड देन ऑल इन अ बंडल, यानी बंडल की तरह बांधकर वो मेरे हाथों में पकड़ा देती थी। क्या लिख रखा है? एंड हैंड इट टू मी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, यानी ये सारा काम हो गया। फिर आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट के बाद, है ना, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ अ थिक स्टेल यानी कौन बताएगा? स्टेल यानी होता है बेस्वाद, है ना, कौन बताएगा? बेस्वाद। आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है थोड़ा सा मक्खन, घी लगी हुई और उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी एक चपाती का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। मतलब आफ्टर अ ब्रेकफास्ट के बाद। और ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था भाई? ब्रेकफास्ट में थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बेस्वाद वाली चपाती, जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर, लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड, और थोड़ी सी चीनी डाली हुई होती थी, और वो हम ब्रेकफास्ट में खाते थे। फिर वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल के लिए निकल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस विथ हर फॉर दी विलेज डॉग्स। शी कैरिड यानी मेरी जो
ग्रैंड मदर हैं यानी दादी माँ हैं, वो सेवरल यानी कई प्रकार की स्टेल चपातीस यानी बेस्वाद यानी जो खराब चपातीस होती थी उनको अपने साथ लिया करती थी। किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स। किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए यानी गांव के कुत्तों के लिए। बात क्लियर? चलिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। यानी कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल यानी मेरी दादी माँ हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच्ड था यानी जुड़ा हुआ था। तो दादी माँ जब मंदिर के लिए निकला करती थी तो वो मतलब मुझे स्कूल के बहाने मंदिर भी जाया करती थी। तो मंदिर का सिनेरियो दिखाएंगे, सिनेरियो यानी दृष्टिकोण दिखाएंगे। लिख रखा है द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। यानी द प्रिस्ट यानी पुजारी, जो मंदिर का पुजारी है वो टॉट यानी पढ़ाया करता था। टीच होता है बेटा, है ना, टीच का ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर यानी कि पुजारी हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। आगे लिख रखा है while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus my grand। चलिए यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। my grandmother sat inside। चलिए लिख रखा है while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। जिस समय बरामदे के प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को या सामूहिक रूप से जोर जोर से चीख चीख कर प्रार्थना को गा कर बोलते रहते थे, है ना। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। तब मेरी जो दादी माँ हैं अंदर की ओर बैठकर धार्मिक ग्रंथों यानी पुस्तकों को पढ़ती रहती थी। यानी while the children sat यानी बैठे हुए, जब जो बच्चे थे वो बैठा करते थे रोज, मतलब जो पंक्ति बनाकर बैठा करते थे। कहाँ पर? ऑन आइदर साइड। आइदर साइड यानी मतलब आइदर साइड यानी कौन बताएगा भाई? आइदर साइड मतलब होता है दोनों ओर, है ना। आइदर साइड यानी होता है दोनों ओर। ये एक ही वर्ड है, आइदर और साइड, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ड है। आइदर साइड मतलब होता है दोनों ओर। दोनों ओर किसके दोनों ओर? वरामदा, है ना। बरामदा के दोनों ओर जो पंक्तियां बैठी रहती थी उसमें बच्चे बैठे रहते थे, वो गाते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। जैसे मंदिर में गाने चलते ही हैं भाई, है ना, तो चिल्लाते रहते थे। तो उसी समय मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर जो किताबें होती थी, स्क्रिप्चर्स होते थे, उनको पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों फिनिश कर देते थे, मतलब मैं अपना काम कर लेता था गाने में बजाने का, और मेरी माता मतलब ग्रैंड माता जी तो जो थी, दादी माँ जो थी, वो पढ़ लेती थी। वी वुड वॉक बैक टुगेदर। फिर हम एक साथ आगे बढ़ जाते थे, मतलब जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता तो हम साथ साथ वापस चल देते थे। ठीक है। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। यानी कि दिस टाइम ये वही समय था, यानी ये वह दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। यानी कि इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे, है ना। गांव के जो कुत्ते थे वो हमारे को मंदिर के दरवाजे पे मिल जाते थे, और फिर हमारे को क्या करते थे वो? दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू डैम। यानी कि इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे, वह हमारे घर तक, यानी हमारे घर तक हम उनके लिए जो चपातियाँ डालते यानी फेंकते थे, उनके लिए आपस में एक दूसरे पर गुर्राते, ग्राउलिंग यानी गुर्राना होता है, तथा एक दूसरे से लड़ते हुए, यानी एक दूसरे से लड़ते हुए, फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस, यानी पीछे हमारे पीछे पीछे चले आते थे। किसके लिए? चपातीस के लिए, और लड़ते थे उस चपाती के लिए। ठीक है। चलिए आगे लिख रखा है व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड
When my parents comfortably settled in the city, they sent for us. यानी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा था कि जो पोता है वो अपनी माता ग्रैंड माता यानी जो दादी माँ है उनके पास क्यों रहता है, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं, पोते के जो माता पिता हैं यानी फादर एंड मदर हैं, वो सिटी में गए हुए थे और सिटी में वो सेटल होने के लिए घर देख रहे थे। तो व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल, जब मेरे माता पिता, लिखा गया जब मेरे माता पिता आराम के साथ शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। तो वो उन्होंने गांव से बोला कि अब दादी माँ और मेरे जो पोता है, मेरा जो बेटा है, वो दोनों के दोनों कहाँ आ जाओ, शहर आ जाओ, ठीक है, उन्होंने बुला लिया। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, कंफर्टेबली यानी आराम से, है ना, आराम के साथ, सेटल्ड यानी सेटल्ड मतलब सेटल्ड हो गए, वहाँ पर व्यवस्थित हो गए, बस गए, तो उन्होंने हमारे को बुला लिया। लिख रखा है डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट यानी कि ये हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु रहा। निर्णायक बिंदु यानी एक मोड़ था। मोड़, टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट यानी इसके बाद से, इस क्षण के बाद से, इस मोमेंट के बाद से, कि अब जब वो गांव छोड़कर शहर की ओर निकल जाएंगे, तो ये एक निर्णायक बिंदु था। निर्णायक बिंदु यानी टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एक ऐसा मोड़ था जिससे हमारी जो दोस्ती थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें बदलने वाली थी, क्योंकि अब वो गांव से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, शहर की ओर शिफ्ट हो रहे थे, और शहर में जब शिफ्ट हो रहे थे तो गांव में तो अपन को हर जगह मंदिर मिल जाते हैं, तो शहर में नहीं मिलेंगे, तो एक बड़ा चेंज ये होता, ठीक है। दूसरा बड़ा चेंज कि वो रोज़ कुत्तों को चपाती डालते थे, ये मिस हो जाता, और भी बहुत सारी भी चीज़ें अपन देखेंगे। तो टर्निंग पॉइंट क्या था, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए टर्निंग पॉइंट क्या था, दादी माँ यानी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के फ्रेंडशिप के मध्य, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन माई पेरेंट्स, माई तो आप क्या लिखेंगे, जब उसके, है ना, माई का आप लिख देंगे उसके, जब उसके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए थे सिटी में, तो उन्होंने हमारे को बुला लिया। यही एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। जब अपन इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे तब इसकी और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। लिखा है ऑल थ्रू वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। लिख रखा है यद्यपि, ऑल तो मतलब क्या था, यद्यपि हम एक कमरे में ही रहते थे। वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल तक नहीं जाती थी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी कि मैं एक मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। पहले वे सरकारी स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि इंग्लिश स्कूल को इसलिए मेंशन किया गया कि इससे पहले जो उनका जो पोता था वो गवर्नमेंट स्कूल में, यानी वहीं के गांव के स्कूल में तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ता था। तो अब वो कहाँ जाने लगा था, इंग्लिश स्कूल में। और कैसे जाया करता था, मोटर बस से जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी कि वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, और उन्होंने शहर के मकान के प्रांगण में यानी कोर्ट यार्ड में गोरैयों को चुग्गा खिलाना शुरू कर दिया। चुग्गा यानी वही खाना खिलाना, फीडिंग यानी होता है खाना खिलाना शुरू कर दिया। बातें क्लियर हो रही है क्या। अब यहाँ पर शहर का थोड़ा सिनेरियो है। अभी गांव का देखा अपन ने, गांव में क्या था, सारी बातें अपन ने समझी। अब वो क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, यानी वो शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं भाई, सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। और सिटी में शिफ्ट होने के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं, पहला स्कूल में चेंज होता है, दूसरा रूम में चेंज, यानी दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तीसरा कि अब उसकी जो दादी माँ है उसके साथ स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर है स्कूल, इंग्लिश स्कूल उनके घर से, इसलिए तीसरा। 3 चेंजेस तो अपन ने यहीं देख लिया। और चौथा चेंज कौन सा, डॉग्स का, कि गलियों में डॉग्स नहीं होते थे तो वो उनको रोटियां नहीं खिला पाती थी, तो वो किसको रोटियां खिलाती थी, घर में ही जो प्रांगण था यानी छत के ऊपर जो बरामदा होता है, कोर्टयार्ड जो होता है, वहाँ पर जो चिड़ियाँ बैठती थी
उनको वो चुग्गा खिलाती थी, यानी फीडिंग यानी चुग्गा खिलाना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज द ईयर्स रोल्ड बाय यानी जिस प्रकार से रोल्ड यानी लुढ़कना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर अलग मीनिंग है। जब वर्षों गुजर गए यानी बीत गए, हम एक दूसरे से पहले की अपेक्षा कम ही मिलते थे। जैसे जैसे एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। वी सॉ यानी होता है देखना, लेस यानी कम, ईच अदर यानी एक दूसरे को। यानी एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे को कम देखते थे, कम मिला करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time यानी कुछ समय तक, for some time यानी कुछ समय तक, तो वह मुझे जगाती रही, यानी मेरी दादी माँ मुझे जगाती नहीं और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती नहीं, है ना। कुछ समय यानी कि for some time she continued to wake me up and get me ready for school. वो मुझे तैयार करती नहीं, लेकिन क्या हुआ? When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब तैयार करती थी कुछ समय तक तो वो मुझे तैयार करती नहीं, जब मैं वापस आता यानी जब मैं स्कूल से वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, यानी अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया बेटा, बताओ फटाफट से। चलिए, तो वो बताते थे इफ वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। यानी कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि समझना बातों को। लिख रखा है जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, तो इसके जवाब में जो उनके पोता था वो बोलता था कि मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द यानी इंग्लिश वर्ड्स और पाश्चात्य विज्ञान यानी वेस्टर्न साइंस तथा एंड ज्ञान की छोटी छोटी बातें, ज्ञान की छोटी छोटी यानी लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, ज्ञान की छोटी छोटी बातें जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और दुनिया पृथ्वी गोल है आदि बातें बताता था, है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसी प्रकार की बातें होती हैं सॉर्ट ऑफ, है ना। तो इस प्रकार की जब बातें वो बताया करता था अपनी दादी को तो वो क्या होती थी, दिस मेड हर अनहैप्पी, यानी क्या लिख रखा है, इसने उन्हें दुख पहुंचाया, मतलब ऐसी बातों ने उनको दुख पहुंचाया, क्योंकि अब उनकी ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी, है ना। अब जब वो गांव में थी तो उनके गांव की जो हिंदी में पढ़ाया जाता था और हिंदी में उनको समझ में आता था तो उनको थोड़ी मदद भी कर देती थी पढ़ाई में। लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए और इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखिए लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस यानी पाश्चात्य जो विज्ञान है, जैसे ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सारी बातें उनको समझ में नहीं आती थी, है ना। तो ऐसी बातों ने उनको परेशान किया, थोड़ा दिल उनका दुखित हुआ। लिख रखा है शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अब वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में हो गया था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures। बातों को समझना, डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रेस यानी तंग हो जाना, है ना। क्या लिख रखा है देखें एक बार और अंडरलाइन करें। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture। जैसा कि आपको समझ में भी आया होगा, लिख रखा है अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे हमें सिखाते थे उन बातों में वे विश्वास ही नहीं करती थीं और वे बहुत दुखी होती थीं ये जानकर कि वहाँ ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में यानी स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी स्कूल के रवैये के विषय में बात चल रही है, स्कूल के जो रूटीन था उसके विषय में बात चल रही है, ठीक है। कि स्कूल में पढ़ाया जाता था जिस प्रकार से वो बिल्कुल ही कैसा लगता था, असहज सा लगता था। असहज यानी सिंपल भाषा में बोलें तो अच्छा नहीं लगता था उनको जो भी पढ़ाया जाता था। और स्कूल में ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड सिखाए जाते थे, है ना।
पाश्चात्य जो जगत था उसके विषय में बताया जाता था, गॉड के विषय में कुछ भी बताया नहीं जाता, भगवान के विषय में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात नहीं होती थी। तो ये बातें सारी उनको खराब लगती थी। One day I announced that we were being given music lessons. One day I announced that we were being given music lessons. यानी कि एक दिन मैंने स्पष्ट बता दिया, यानी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हमें संगीत की शिक्षा दी गई। अनाउंस्ड यानी बता दिया कि हमें we were being given music lessons. She was very disturbed. ये सुनकर तो वह और भी क्या हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, यानी परेशान हो गई। क्यों हो गई? टू हर म्यूजिक हैड लुइड एसोसिएशंस। ये थोड़ा भयानक शब्द है, ध्यान से समझना। लुइड एसोसिएशन, लुइड मतलब क्या होता है? लुइड मतलब होता है भाई दुष्ट, और एसोसिएशन मतलब होता है संगति। टू हर म्यूजिक हैड लुइड एसोसिएशन, यानी उनके लिए तो संगीत का यानी म्यूजिक का संबंध दुष्टता व कामुकता से था, है ना। क्योंकि अपन आज देखते हैं कि आज जितने भी म्यूजिक हैं उसमें जो गलत गलत चित्र दिखाए जाते हैं। तो वो जो दादी माँ थी उनको तो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने आते थे, और अच्छा उनको जो म्यूज़िक था वो क्लासिकल म्यूज़िक, है ना, जो अपना पुराने ज़माने का जो म्यूज़िक होता है, जैसे वीणा का म्यूज़िक होता है, वो सारे म्यूज़िक पता थे। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के म्यूज़िक को सुना, आज के म्यूज़िक को, जैसा कि आज चलते हैं डीजे वीजे के सॉन्ग, तो उनको ये सिर्फ किसका लगता था? लुइड एसोसिएशन, यानी दुष्ट संगति का, जैसे बुरे लोगों के साथ बैठना, और कामुकता से ऐसा लगता था कि कामुकता का है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। इट वॉज अ मोनोपोली यानी एकाधिकार, मोनोपोली मतलब एक जैसा, एकाधिकार ऑफ हार्लॉट्स, यानी इन म्यूजिकों में एकाधिकार होता है किसका? हार्लॉट्स का। हार्लॉट्स यानी वेश्याओं का, एंड बेगर्स यानी भिखारियों का। बेगर्स यानी कौन बताएगा भाई? बेगर्स यानी होता है भिखारियों का, एंड जेंटल फॉक यानी जो कि जेंटल एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक्स, यानी ये भद्र, जेंटल यानी होता है सज्जन लोगों के समूह के लिए ऐसी बातें सही नहीं होती, है ना। ऐसे ये सिर्फ एकाधिकार है। ये इन म्यूजिकों को जो सुनेगा वो सिर्फ हार्लॉट्स या बेगर्स की तरह ही हो सकता है, नॉट मीन फॉर जेंटल लॉक्स। बातों को समझना। इस पर तो केवल वैश्याओं एवं भिखारियों का ही एकाधिकार था, और ये भद्र जन समूह के मतलब का नहीं था, यानी जेंटल फॉक्स के लिए नहीं था। ऐसी म्यूजिक्स को सिर्फ कौन सुनता है? हार्लॉट्स एंड बेगर्स। हार्लॉट्स यानी वैश्याएं, और बेगर्स यानी भिखारी लोग ही सुनते हैं, है ना। भिखारी लोगों के लिए होता है ये सिर्फ जेंटल फॉक्स के लिए नहीं है। तो आगे लिख रखा है, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, है ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? वो जो उनका पोता है वो कहता है उसने, यानी उन्होंने, दादी माँ कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब उनकी अस्वीकृति थी, यानी उनको इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनको स्कूल में इस प्रकार का म्यूजिक सिखाया जाता था। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट, यानी इसके बाद तो उन्होंने मेरे से बहुत कम, यानी रियली यानी बहुत बहुत कम बात करना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने समझने लगा ये भी गलत संगति में बढ़ गया आगे, है ना। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बात करना छोड़ दिया, है ना। लिख रखा है, इसके बाद तो वह मुझसे कभी कभी ही यानी बहुत कम ही बात करती थी। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आगे वाले वीडियो में अपन आगे वाले लेसन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।